हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पाठ 22 पढ़ेंगे और पाठ 22 की पहली पाठ योजना है प्रेरक निबंध के तत्व। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के बाद आप लोग प्रेरक निबंध के तत्वों की पहचान कर पाएंगे। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि हमें फल क्यों खाने चाहिए। फल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं या डिब्बा बंद फ्रूट जूस? कौन से होते हैं इसमें स्वास्थ्यवर्धक? हाँ जी, फल खाना हमारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है क्योंकि यह विटामिन, खनिज और फाइबर के अच्छे स्रोत हैं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि डिब्बाबंद फलों का जूस उतना ही अच्छा होता है जितना कि फल। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि डिब्बाबंद फलों के जूस की तुलना में ताज़े फल कहीं ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो बच्चों, आज हम एक ऐसा निबंध पढ़ेंगे जिसमें लेखक फलों और डिब्बाबंद जूस के बारे में अपने दृष्टिकोण को समझा रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि पाठ्य पुस्तक में से फल या फलों का जूस पाठ को खोलें, पहले पूरे निबंध को ध्यान से पढ़ें, उन बातों को रेखांकित करें जिसमें आप लेखक के दृष्टिकोण या विचारों के साथ सहमत हैं। उसके बाद निबंध को दोबारा लेखन दर्शिका में लिखी गई टिप्पणियों के साथ पढ़ें, जो हमारे पाठ में राइट हैंड साइड में लिखी होती हैं। अब ये देखिए चार्ट है ये कि प्रेरक निबंध क्या होगा कि मेरा दृष्टिकोण यानी जो हमारा नज़रिया है, तर्क और कारण, समर्थन में तथ्य और प्रमाण भी चाहिए, उसके सबूत भी। तो बच्चों, इस कार्य को करने के बाद जो पहला प्रश्न है वह यह है कि प्रेरक निबंध में लेखक का दृष्टिकोण क्या है। आप लेखक की किन किन बातों से सहमत हैं? तो इसका उत्तर है सबसे ऊपर कि लेखक का दृष्टिकोण यह था कि हमें डिब्बाबंद फलों के जूस का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारे सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। मैं लेखक की इस बात से सहमत हूँ कि हर रोज़ यदि हम काफ़ी मात्रा में शक्कर का सेवन करें तो दिल का दौरा, उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ेगा और दांतों को भी नुकसान पहुँचेगा। साथ ही कृत्रिम तरीके से तैयार किए गए जूस में घातक रासायनिक तत्व और कृत्रिम रंगों का भी प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम यानी जो नकली कलर होते हैं, नेचुरल नहीं होते हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि एक प्रेरक निबंध से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य तत्वों के बारे में बताइए। तो इसका उत्तर है कि एक प्रेरक निबंध ऐसा निबंध होता है जिसमें किसी बात को सही साबित करने या अपने दृष्टिकोण को समझाने के लिए तर्कों और तथ्यों का सहारा लिया जाता है। प्रेरक निबंध अक्सर कुछ करने के लिए प्रभावशाली रूप में प्रेरणा देता है। जैसे इस प्रेरक लेख में फलों के जूस की जगह फलों का सेवन करने की प्रेरणा दी जा रही है। प्रेरक निबंध में सबसे पहले लेखक अपने विचार या दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से सामने रखता है, फिर उनके समर्थन में उचित कारण देता है। अपनी बात को पुख्ता करने के लिए लेखक को ज़रूरी प्रमाणों, तथ्यों और उदाहरणों का भी सहारा लेना होता है। बच्चों, अब तीसरा प्रश्न है कि आपको इस प्रेरक निबंध में सबसे अच्छा क्या लगा और क्यों? तो देखिए कि मुझे इस लेख की खास बात यह लगी कि इसमें बात को तर्क से सिद्ध किया जा रहा है। लेखक अपने दृष्टिकोण को सिद्ध करने के लिए प्रमाण भी दे रहा है और उन प्रमाणों के स्रोत स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। इससे इस लेख में लिखी गई बातें विश्वसनीय लगती हैं। तो बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 22.1 करेंगे और गृह कार्य में पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 1 और 9 के उत्तर लिखेंगे। दोबारा आप इन उत्तरों को यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आप लेखन दर्शिका में दाईं ओर लिखी बातों को दोबारा पढ़ें, जिससे आपको पता चले कि प्रेरक निबंध को लिखने के लिए क्या क्या तत्व होने चाहिए।
और वो क्या कर सकते हैं कि आपके अनुसार इस निबंध में कौन सी बातें सबसे चौंका देने वाली हैं और क्यों, ये आप लोग लिखेंगे। बच्चों अब हम पाठ योजना 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है जानकारी एकत्रित करना। यानी इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग प्रेरक निबंध लिखने से पहले अपने दृष्टिकोण को यानी अपने नज़रिए को सिद्ध करने के लिए जानकारी एकत्रित कर पाएंगे। तो बच्चों, रोशन चाहता है कि लोग मैदान में जाकर खेलने के बजाय जिम में व्यायाम करके स्वस्थ रहें। वह इस विषय पर प्रेरक निबंध भी लिखना चाहता है। अपने निबंध को प्रभावशाली बनाने के लिए उसे क्या करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए? कि रोशन को इस बारे में कुछ प्रासंगिक लेख पढ़ने चाहिए जिससे यह पता चल पाए कि खेल हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में कितने मददगार हैं। साथ ही उसे यह भी पता करना चाहिए कि जिम के मुकाबले खेल कूद अधिक उपयोगी क्यों है। यानी इससे जुड़े हुए उसे कुछ जो विषयों पर लेख पढ़ने चाहिए और जानकारी हासिल करनी चाहिए इस बारे में। तो बच्चों, इसके लिए आपको जो कार्य करना है, पहले तो आप ये बताइए कि आपने अपने प्रेरक निबंध को लिखने के लिए कौन सा विषय चुना है और क्यों। कौन सा चुना होगा? मान लीजिए आपने चुना है कि हमने अलग अलग विषय चुने हैं। जंक फूड खाना चाहिए या नहीं, विद्यालयों में वर्दी यानी यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं, क्या शिक्षा सबके लिए मुफ्त होनी चाहिए। तो इस तरह के कुछ विषय हैं जो आप चुन सकते हैं। अब आप क्या करेंगे कि आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में जितनी भी जानकारियां एकत्रित की हैं उसे सामने खोलकर रखें। उसमें जो बातें आपके दृष्टिकोण को सही सिद्ध करती हैं उन्हें रेखांकित करें। जो जानकारियां आपके दृष्टिकोण के विपरीत हैं उन पर गोला लगाइए। जानकारियों के स्रोतों जैसे पत्रिका या लेखक लेखिका के नाम पर बॉक्स बनाइए। तो बच्चों, इसके लिए इस कार्य को करने के लिए आप इस चार्ट की सहायता ले सकते हैं। इस तरह से आपको करना होगा कि प्रेरक निबंध की तैयारी है मेरा दृष्टिकोण और विपक्षी दृष्टिकोण, ठीक है। और मेरा दृष्टिकोण में तथ्य, प्रमाण, उदाहरण, विशेषज्ञों के बयान समर्थन में, और विपक्षी दृष्टिकोण में क्या होगा? जवाबी तर्क और तथ्य गलत साबित करने के लिए। बच्चों, इस कार्य को करने के बाद जो प्रश्न है वह ये है कि आपने किन किन बातों को रेखांकित किया, इन बातों पर गोला लगाइए और किस जानकारी पर बॉक्स बनाया आपने। तो इसका आंसर यहाँ है, ऊपर देखिए कि हमने अपने दृष्टिकोण के समर्थन में मिले तर्कों, विशेषज्ञों के कथनों, तथ्यों, प्रमाणों और उदाहरणों को रेखांकित किया। जैसे रात में जंक फूड खाने से नींद कम आती है। जो जानकारी हमारे दृष्टिकोण के विपरीत है उन पर गोला लगाया। जैसे यदि आप जल्दी से पेट भरने के लिए कुछ खाना चाहते हैं तो जंक फूड सबसे अच्छा विकल्प है। तो ये तो क्या है? ये विपरीत ही है ना, उल्टा ही है ना ये। कि जिन स्रोतों के आधार पर हमने अपनी बातों की पुष्टि की उन पर हमने बॉक्स बनाए। जैसे एनडीटीवी खबर, हेल्थ साइट, विशेषज्ञ माइकल ए ग्रैंडनर आदि। तो इस पर उन्होंने बॉक्स बनाया। अब जो दूसरा प्रश्न है वह यह है कि एक प्रेरक निबंध लिखने से पहले हम क्या क्या जानकारियां इकट्ठा करते हैं और क्यों। तो इसका देखिए दूसरा पॉइंट है कि हमें पहले किसी विषय पर अपने दृष्टिकोण को तय कर लेना चाहिए। यानी हमें विषय चुन लेना चाहिए। फिर उस दृष्टिकोण से संबंधित ऐसी जानकारियां ढूंढनी चाहिए जो उसे सही सिद्ध करें। जैसे जंक फूड के विषय में हमारा मानना है कि हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, तो इसकी पुष्टि करने के लिए विशेषज्ञों की राय, ठोस तथ्य, प्रमाण और उदाहरण आदि ढूंढने होंगे। इसके बाद अपने दृष्टिकोण के विपरीत दृष्टिकोण की जानकारी भी खोज करनी चाहिए। उनके तर्कों को समझना चाहिए जिससे हम ठोस सबूतों के आधार पर उनकी बातों को गलत साबित कर पाएं। अब इसमें जो तीसरा प्रश्न है वह यह है कि हमें कैसे पता चलता है कि दिया गया तथ्य एवं प्रमाण विश्वसनीय है या नहीं।
तो इसका आंसर है लास्ट में थर्ड पॉइंट कि सबूत केवल वही विश्वसनीय होते हैं जो विश्वसनीय स्रोतों के लिए से लिए जाते हैं, जैसे लेखों रिपोर्ट, शोधकर्ताओं के शोध, अध्ययनों से मिली जानकारियाँ। किसी के व्यक्तिगत विचार विश्वसनीय स्रोत नहीं होते हैं, यानी कोई अपने आप से अगर कुछ बोलता है तो विश्वसनीय स्रोत नहीं है। कहीं आपने लिखा हुआ पढ़ा है, किसी रिपोर्ट से पता चला है, किसी की शोध यानी खोज से पता चला है, तो वो जानकारियाँ क्या होती हैं, विश्वसनीय होती हैं। तो बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 22.2 करेंगे और गृह कार्य में पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 2, 3 और 4 का उत्तर लिखेंगे। और यहाँ पे ये उत्तर दिए हुए हैं, इनको फिर से आप पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा अगर मुश्किल आती है तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि प्रेरक निबंध के लिए आपने कौन सा विषय चुना है, इस संबंध में विशेषज्ञों की क्या राय है, आपको सोचकर लिखनी है। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि अपने प्रेरक निबंध के विषय से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य बताएं जो कि विश्वसनीय नहीं है और क्यों नहीं है, ये भी बताना है, इसका रीज़न भी बताना है। बच्चों, अब हम पाठ योजना 3 पढ़ेंगे। इसका नाम है प्रेरक निबंध की योजना, यानी हमने प्रेरक निबंध लिखने की योजना बनानी है इसमें। और इसमें आपको चाहिए कि एक चार्ट पेपर चाहिए जिस पर प्रेरक निबंध की योजना लिखी हो। वो चार्ट मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी। और इसमें मुख्य शब्द है समर्थन और विश्वसनीय। बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग प्रेरक निबंध लिखने के लिए एकत्रित जानकारी को व्यवस्थित रूप में दर्ज कर पाएंगे। तो आपके सामने ये 2 सेंटेंस लिखे हैं, 3 लिखे हैं कि देखिए, टीवी न केवल हमारे शरीर को ही नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि मानसिक रूप से भी हमें हानि पहुंचाता है। दूसरा है कि मैं ये बात जोर देकर कह सकता हूँ कि ज़्यादा टीवी देखना बच्चों के लिए हानिकारक है। तीसरा है, जापान की एक यूनिवर्सिटी के शोध के मुताबिक ज़्यादा टीवी देखने से बच्चों की भाषा पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है, तो बच्चों, अब कि ये वाक्य किस बारे में हैं और इन वाक्यों में लेखक का दृष्टिकोण क्या है, बता सकते हैं आप तीनों को पढ़कर कि ये वाक्य टीवी देखने के बुरे प्रभावों के बारे में है, इनमें लेखक का दृष्टिकोण है, मैं ये बात जोर देकर कह सकता हूँ कि ज़्यादा टीवी देखना बच्चों के लिए हानिकारक है। ये उस लेखक का दृष्टिकोण है। अब बच्चों, आपने क्या करना है, इस चार्ट में देखिए कि शीर्षक एक सवाल के रूप में होगा, अनुच्छेद 1 में परिचय होगा उसके बारे में, और अनुच्छेद 2 में अपने दृष्टिकोण के समर्थन में पहला कारण एवं सबूत देना होगा। अनुच्छेद 3 में अपने दृष्टिकोण के समर्थन में दूसरा कारण एवं सबूत। अनुच्छेद 4 में विपक्ष की बातें और जवाबी तर्क। अनुच्छेद 5 में निष्कर्ष, बाद में निष्कर्ष देंगे लास्ट में। तो आप इसमें क्या करेंगे, इन निर्देशों के अनुसार कार्यपत्र 22.3 में प्रेरक निबंध की योजना के पहले दोनों खानों को भरेंगे, लेखक दर्शिका की सहायता भी लेंगे। तो इस कार्य को करने के बाद आप लोग अपने निबंध को दिखाएंगे, जहाँ पे क्या होगा, विषय होगा। ये देखिए, फर्स्ट में जंक फूड खाएं या नहीं। परिचय होगा, जंक फूड का सेवन करने से भूख तो मिट जाती है लेकिन हमारे स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं और आगे के अनुच्छेद लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हम एक प्रेरक निबंध लिखने के लिए जानकारी को किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो आप इसमें देखेंगे दूसरा पॉइंट कि एक प्रेरक निबंध लिखने के लिए योजना बनाते समय विषय को सबसे ऊपर लिखते हैं। प्रेरक निबंध में शीर्षक एक सवाल की तरह होता है, फिर उसका परिचय लिखते हैं। परिचय में हम अपने दृष्टिकोण को स्थापित करते हैं और कुछ रोचक प्रश्न, उद्धरण या तथ्यों से निबंध की शुरुआत की जाती है। अगले कुछ अनुच्छेदों में हम अपने विचार का समर्थन करने के लिए कम से कम 2 मजबूत तर्क देते हैं। अपने तर्कों को विश्वसनीय बनाने के लिए
ठोस सबूत, तथ्य या उदाहरण भी देते हैं। आखिरकार विपक्ष के तर्कों को अवैध सिद्ध करने के लिए बेहद मजबूत तर्क एवं सबूत पेश करते हैं। अंत में अपने विचार और निबंध के उद्देश्य को दोबारा स्थापित करते हैं। निबंध के अंत में उन बातों को लिखते हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। साथ ही पाठकों को स्पष्ट शब्दों में बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जो तीसरा प्रश्न है वह यह है कि प्रेरक निबंध में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए और क्यों। तो इसका उत्तर है लास्ट में कि प्रेरक निबंध में थोड़ी औपचारिक और थोड़ी बातचीत की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सटीक और स्पष्ट रूप से समझ में आने वाली भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। घुमा फिराकर कभी भी बातें नहीं करनी चाहिए। सीधे सीधे बात करनी चाहिए। जो आप कहना चाहते हैं उसको वैसे ही लिखा जाएगा। बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद कक्षा कार्य में आप लोग 22.3 करेंगे और गृह कार्य में पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 10 और 11 का क एवं ग का उत्तर लिखेंगे। और बच्चों, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अपनी बात का आपने कारण बताना होगा, उन्हें सिद्ध करने के लिए अपना तर्क भी देना है और आपने इन जानकारियों को कहाँ से लिया उनका स्रोत भी बताएं। इन सब जानकारियों के लिए कार्यपत्र आपको 22.2 की मदद लेनी होगी। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं कि आपके प्रेरक निबंध को की सबसे प्रभावशाली बात आपको क्या लग रही है और क्यों लग रही है, ये आपको लिखना होगा। यहाँ पर पाठ योजना से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं जिन्हें आप फिर से पढ़ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे पाठ योजना 4 यानी कि प्रेरक निबंध की समीक्षा। तो बच्चों, इसमें आपको पाठ्य पुस्तक चाहिए, उत्तर पुस्तिका, खाली चार्ट पेपर, ठीक है। और इसमें मुख्य शब्द हैं उल्लेख और प्रभावशाली। और इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग किसी प्रेरक निबंध की समीक्षा करने के लिए एक विस्तृत जांच सूची बना पाएंगे, यानी आप जांच सूची बनाना सीख पाएंगे। यहाँ से इस ब्लॉक में बच्चों हमने प्रेरक निबंध के तत्व, तर्क एवं जानकारी को इकट्ठी करना और एक प्रेरक निबंध की योजना बनाना सीखा है, ठीक है। तो अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा कार्य है कि आपने अपने समूह में ये चर्चा करनी है आपने कि एक प्रभावशाली प्रेरक निबंध में क्या गुण होने चाहिए। विषय वस्तु, प्रारूप, ढांचा, प्रवाह, विश्वसनीयता, वर्तनी की शुद्धता, व्याकरण आदि तत्वों से संबंधित बिंदु अपनी जांच सूची में शामिल करें। जांच सूची को दिए गए चार्ट पेपर पर बनाएं, ठीक है। आपने ये समूह में काम करना है। देखिए यहाँ पे ये है जांच सूची आपकी। तो आपने ये जो बिंदु दिए गए हैं इन पर आधारित आपने जांच सूची बनानी है। अब देखिए इस कार्य को करने के बाद जो प्रश्न है कि आपने जांच सूची किस प्रकार बनाई, किस प्रकार बनाई। तो हमने, आप क्या आंसर देंगे कि हमने दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर जांच सूची के मानदंड को निर्धारित किया। प्रत्येक मानदंड के लिए हमने बहुत से उपबिंदु बनाए, जैसे विषय वस्तु के लिए तर्क, तथ्य, स्रोत आदि। उसके बाद प्रत्येक बिंदु की जांच के लिए उसे 3 अलग अलग वर्गों में बांटा, प्रभावशाली, संतोषजनक और सुधार की आवश्यकता, साथ ही अपने सुझाव और उदाहरण के लिए भी जगह दी, ठीक है। तो इस तरह से सूची तैयार की गई है। आप देखिए सूची को, ये है सूची, ठीक है। इसमें देखिए मानदंड है और शीर्षक है सवाल की तरह और विषय वस्तु है और अन्य है, ठीक है। अन्य में वाक्य में प्रवाह, वर्तनी की शुद्धता, व्याकरण की शुद्धता, सटीक और स्पष्ट लेखन शैली, प्रभावशाली शब्दों का चयन। तो ये आपने एक दूसरे का इसमें जांच सूची में चेक करना होता है, उनको पॉइंट देने होते हैं। अपनी जांच सूची को अंतिम रूप दीजिए और उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में भी आपको बनाना है। इस सूची के आधार पर अपने प्रेरक निबंध की समीक्षा करनी है, आप लोगों को चेक करना है अपना, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर आप इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद मैंने सीखा चार्ट को पूर्ण करेंगे और गृह कार्य में पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 11 का ख का उत्तर लिखेंगे। थैंक यू।